हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक नीट और आईआईटी जनरली यहाँ से एक दो क्वेश्चंस रहते हैं, बट बोर्ड लेवल पे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसमें हम लोग बेसिकली हेनरीज लॉ को जानेंगे, क्योंकि यही हमको सीखने की चीज है। हेनरीज लॉ हम इसी को सीखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे हेनरीज लॉ का, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर। हालांकि ये सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ही इसका डिफिनेशन पढ़ा था। बट गैस के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो उस पर वहां पे भी क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे क्या, अमाउंट ऑफ गैस। अब गैस का अमाउंट किस में लेंगे हम, तो सीसी में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहां पर हमने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, इसको आपको ध्यान रखना है। कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीटी दैट कैन डिजॉल्व इन 1 cc ऑफ पार्टिकुलर लिक्विड। मतलब क्या कि आपका जो ध्यान रखना है, अच्छा एक मिनट, द वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी दैट कैन डिजॉल्व, हाँ ठीक है, the volume of gas in cc that can dissolve in 1 cc of a particular liquid to form the saturated solution। हमने वहां पे भी यही पढ़ा था कि amount of solute dissolve in a particular liquid to form a saturated solution। यहां भी हमने वही लिखा है, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना, मतलब क्या कि गैस की वह मात्रा, कौन सी मात्रा, तो यहां पर लेंगे हम गैस का आयतन। तो गैस का जितना आयतन घुल जाए किसमें, तो इकाई आयतन किसके, द्रव के। तो द्रव के इकाई आयतन में गैस की जितनी मात्रा उपलब्ध हो या गैस की जितनी मात्रा घुल जाए, किसके लिए, तो एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका विलयता कहते हैं, गैस की विलयता कहते हैं। तो यहां पर आप इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है। मतलब क्या, आप कह सकते हो कि सर नियत ताप और दाब, मतलब यहां पर एसटीपी हमने लिखा है। देखिए एक टर्म हमने यूज किया एसटीपी, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या एनटीवी भी कर सकते हो, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो सामान्य ताप और दाब पर किसी संतृप्त विलयन को बनाने के लिए गैस की जितनी मात्रा क्या की जाए, एक इकाई आयतन में, किसके, तो द्रव के एक इकाई आयतन में घोली जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उस गैस की विलयता कहेंगे। तो ये आपके पास डेफिनेशन है, हल्का सा छोटा सा डेफिनेशन, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, गैस की विलयता का डेफिनेशन। लेकिन अब हम बात करेंगे बेसिकली हेनरीज लॉ का। उससे पहले हम यहां पर हम कुछ और भी बात कर ले। हम जो ये पढ़े हैं डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के बाद हम लोग वहां पे भी ध्यान रखिए, आपने पढ़ा था कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। तो वहां पर आपको हमने बताया था 2-3 फैक्टर। एक बताया था हमने आपको नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यहां पे वो काम करने वाला, सेम वही बात होने, कोई भी चेंजिंग नहीं है। मतलब वहां पर भी जो गैस पोलर होगा वो पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएगा, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में घुलेगा, ठीक है। दूसरा हमने बताया था टेम्परेचर। तो यहां पर टेम्परेचर का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं, लिखिए, हम लिखते हैं देखिए, हम बात करते हैं फैक्टर्स की। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas, solubility of gas in liquid। तो कौन कौन से फैक्टर है बाबू, तो पहला फैक्टर आपके पास क्या था, नेचर ऑफ, यहां पर क्या लेंगे, नेचर ऑफ, वहां पर सॉलिड एंड सॉल्वेंट था, यहां पर क्या लेंगे, गैस एंड लिक्विड, या सॉल्वेंट, आपके पास जो भी हो, लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा क्या होगा मेरे पास, ये सेम वही बात जैसा हमने पढ़ा था, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये यहां पर भी डिपेंड करेगा उसी तरह से। दूसरा था टेम्परेचर। वहां पर हमने टेम्परेचर के कई सारे कंडीशन बताए थे कि कुछ के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता भी था, कुछ सॉल्यूट के लिए घटता भी था, कुछ के लिए क्या होता था, कुछ के लिए हम अलग बात कर पाते थे।
कि कुछ देर तक बढ़ा फिर घट गया। तो यहां पर टेम्परेचर के लिए आपको ध्यान रखना है, कहते हैं इन जनरली, कहते हैं जनरली solubility of gas is increases with increase in temperature. अब कहोगे सर ऐसा आप कहेंगे, मतलब हमने क्या कहा कि गैस की जो वरीयता होगी वो ताप के साथ क्या होगा, समानतः बढ़ेगा। गैस की वरीयता क्या होगी, ताप के साथ जनरली बढ़ेगी। तो हमने बताया जनरली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि ताप टेम्परेचर हम जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा गैस किसमें, लिक्विड में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सर कहोगे ऐसा क्यों होता है, तो कहते हैं बिकॉज, ध्यान रखना इस बात को, बिकॉज solubility of gas, या डिसोल्यूशन भी कह लो आप, सॉल्युबिलिटी कह लो या डिसोल्यूशन लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। So because dissolution of gas in a liquid is in exothermic प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है ये, एक्सोथर्मिक। दैट मींस कि डेल्टा एच क्या होगा, इसका मतलब क्या कि डेल्टा एच क्या होने वाला है, डेल्टा एच होने वाला है नेगेटिव। आपको बताए थे कि सर डेल्टा एच अगर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए यहां पर ध्यान रखेंगे गैस के केस में क्या होता है, चूंकि इसका डिसोल्यूशन प्रोसेस, विलीनीकरण की जो प्रक्रिया होती है गैस की, वो क्या होती है, वो एक्सोथर्मिक होती है, उष्माक्षेपी होती है। और उष्माक्षेपी प्रक्रिया में ताप बढ़ाने पर क्या होता है, वरीयता क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट कहां पर कैसे पड़ेगा यहाँ पे, तो आप कह सकते हो कि ताप बढ़ाएंगे सर तो गैस की वरीयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये तो हो गया नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। दूसरा हमने बताया टेम्परेचर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर वहां पे नहीं था वो था प्रेशर। लिक्विड में सॉलिड को जब हम घोल रहे थे तो हम वहां पर क्या कह रहे थे कि चूंकि लिक्विड और सॉलिड दोनों क्या होते हैं, लिक्विड और सॉलिड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल होते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि वो असंपीडीय होते हैं, उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से प्रेशर कैन नॉट अल्टर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड या solubility of liquid in liquid, but in case of solubility of gas in liquid, pressure can affect the solubility of gas in liquid because gas is compressible in nature। मतलब क्या कि जो आपके पास गैस होते हैं वो तो कंप्रेसिबल होते हैं, उसको आप कंप्रेस कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ पिस्टन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह हम बात करते हैं, तो आप क्या करते हो, गैस को प्रेस कर सकते हो, गैस को आप दबा सकते हो, वो संपीडीय होते हैं। तो चूंकि गैस संपीडीय हो गया इसलिए यहां पर प्रेशर का इफेक्ट होगा। मतलब हम यहां पर वही पढ़ने ही वाले हैं यहां पे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर एवं सॉल्युबिलिटी ऑफ या ओवर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो यहां पर हम वही प्रेशर का इफेक्ट जो बताया वो किसने बताया, हेनरी ने बताया। तो अब हम लोग प्रेशर को समझेंगे लेकिन किसके हेल्प से, तो इस हेनरीज लॉ के हेल्प से, कि हेनरी ने क्या क्या बताया, क्या क्या उसका इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या हमको जानना है हेनरीज लॉ में, हम उसी में बात करने वाले हैं। तो हम थर्ड जो प्रेशर पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग एक नए रूप में पढ़ते हैं, हेनरीज लॉ के रूप में। वहां से आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी समझ में आएगा। ठीक है, आइए तो तीसरा फैक्टर हम पढ़ते हैं बट इन टर्म्स ऑफ हेनरीज लॉ। ओके, आइए
तो हम अब हेडिंग देते हैं। हमको जो पढ़ना है वो है मेरे लिए क्या, यही हम पढ़ने वाले हैं, हेनरीज लॉ। 1802 का बात है, 1802 1802 की बात है। एक साइंटिस्ट थे विलियम हेनरी। उन्होंने स्टडी करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट कुछ किए। किस पर? तो सॉल्वेटी ऑफ गैस पर, कि लिक्विड में, द्रव में कैसे कोई गैस घुल जाता है। तो इन्होंने बताया कि सर सॉल्वेटी ऑफ गैस जो होता है किसी भी लिक्विड का, किसी भी लिक्विड में गैस का जो सॉल्वेटी होता है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, अपने प्रयोगों के बेसिस पे, अपने स्टडीज के हेल्प से इन्होंने देखा कि किसी भी गैस का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन पे। मतलब क्या? इसने देखा कि किसी गैस का मोल जितना ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए हम यहां बात करने वाले हैं कि एक कंटेनर मेरे पास है, मान लीजिए ये हम बात कर रहे थे, ये एक कंटेनर मेरे पास है, और अब यहां पर हमने क्या किया, एक लिक्विड लिया। मान लीजिए वाटर लेते हैं, हम वाटर की बात कर लेते हैं। अब इस वाटर में हो सकता है कि यहां पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वाटर में, बहुत सारे गैस हो सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन गैस, लाइक हाइड्रोजन गैस, लाइक नाइट्रोजन गैस, बहुत सारे गैसेस हैं। तो इसने कहा कि सर जिस गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा इस वाटर में, उसका सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अगर आपको याद आ रहा हो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, वहां पे आपने एक लॉ पढ़ा होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो याद कीजिए, हम यहां पर लिखते हैं इधर, फिर हम उसको यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। यहां पे आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा सर पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। नहीं, वहां पर चूंकि आपने इक्वेशन पढ़ा था सर, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, टोटल प्रेशर पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, इसके क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहां से ये बात को कह सकते हैं कि सर पार्शियल प्रेशर जो होगा किसके इक्वल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। किसी भी गैस का जो आंशिक दाब होता है वह उस गैस के मोल प्रभाज का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो यहां पर हमने देखा, हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर चैप्टर नंबर 5 द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की गैसीय अवस्था, वहां से हम यहां पर देख सकते हैं कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, या ये कह सकते हैं जितना ज्यादा मोल्स फ्रैक्शन होगा गैस का, मतलब मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या, कि मोल्स ऑफ गैस ज्यादा होगा। नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया सर मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। इसका मतलब है ये कब बढ़ेगा, जब इसका वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि मोल्स बढ़ेगा। तो अगर गैस का मोल बढ़ जाए तो उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, ये डाल्टन ने कहा। और हेनरी ने क्या कहा, हेनरी ने कहा कि सर जिसका मोल ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो दोनों को आप कंबाइन करके यहां पर हम एक लॉ बना सकते हैं, और उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, हेनरीज लॉ, या फिर उसी को कहेंगे हम लोग हेनरीज इक्वेशन, जो वहां से इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो ये पढ़ना है हमें, और बोर्ड एग्जाम में इस पर जनरली क्वेश्चंस होते हैं, और आईआईटी और नीट में भी यहां से क्वेश्चंस होते हैं। 2009 में, 2007 में या 6 में, ठीक है। इधर हाल फिलहाल पूछा गया है क्वेश्चन आपको, पिछले साल 16 या 17 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन, और नीट में तो जनरली यहां से हर साल एक क्वेश्चन होता है जनरली।
तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला और बहुत इजी सा टॉपिक होने वाला है। बहुत इजी सा टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा भास्ट टॉपिक भी नहीं है। तो आप ये बात ध्यान रखना है कि इस कॉन्सेप्ट को आपने क्लास 11 में पढ़ा था बाबू, उसको वहां से एक बार फिर से आप देख लेंगे अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। मैंने ऐसे छोटा सा बात किया है जो वहां पढ़े थे। अब इसको जरा यहां यूज करते हैं, देखिए। अब हेनरी ने क्या कहा, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। कहा कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ gas in liquid is directly proportional to its partial pressure. ये स्टेटमेंट दिया हेनरी ने। कहा कि किसी भी गैस की विलेयता जो द्रव में होती है, द्रव में किसी भी गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब का क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा। मतलब आंशिक दाब बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह हो गया, यह क्या दिखाना जा रहा है, इसका मतलब यह हो गया सर कि अगर हम पार्शियल प्रेशर किसी गैस का अगर इंक्रीज कराएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी भी उसका इंक्रीज करेगा। ये बात उसने कहा। अब इस दोनों बात को आप जरा गौर करके देखिए। यहाँ पे हेनरी का लॉ है और ऑलमोस्ट उसी समय में डाल्टन ने भी लॉ दिया था। दोनों बहुत लगभग समझिए टाइम सेम है। 1802 में ये भी दिया था और उसी टाइम में 1803 के आसपास या 1800, या हमको ठीक से ढंग से याद नहीं है। तो ये आपको क्या था, डाल्टन ने उसी समय में ऑलमोस्ट क्या किया था, ये लॉ दिया था। तो आप दोनों लॉ को जरा कंपेरिजन कीजिए, दोनों लॉ को सोचिए, देखिए, तो आपको लग जाएगा साफ साफ कि सर हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। इसने कहा कि सॉल्युबिलिटी पार्शियल प्रेशर के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसने कहा कि पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब तो हम कह सकते हैं ना कि सर जो सॉल्युबिलिटी होगा वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? आराम से कह सकते हैं कि ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगी वो इस मोल फ्रैक्शन के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम दोनों लॉ को कंबाइन करके हम एक इक्वेशन यहां पर दे सकते हैं। आइए हम उसी इक्वेशन को क्या नाम देंगे, हेनरीज इक्वेशन। तो ये था आपके पास लॉ में क्या कहा कि गैस की विलेयता, किसी द्रव में गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब का क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा। अब हम दोनों लॉ को मिला करके कुछ बातें करते हैं। चलिए, तो अभी हमने क्या देखा, कहा हेनरी ने कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यह क्या होने वाला है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो आप तो यहां पर, और अभी हम फिर देखें कि यहां से पार्शियल प्रेशर जो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से इक्वल होगा। तो हम यहां पर लास्ट में क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं सर कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। कोई डाउट क्या? तो यहां से हम ये बात कर सकते हैं। इस सब को कंबाइन करके हमने क्या कहा कि लीजिए सर, पार्शियल प्रेशर जो किसी गैस का होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। और यहां पर क्या किया, हम इसको इस तरह से इसको डिराइव कर सकते हैं, इक्वल टू
प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, इस समानुपाती के साइन को हटाएंगे, तो एक कांस्टेंट लाएंगे और उस कांस्टेंट को हम क्या नाम देंगे, हेनरी कांस्टेंट के एच इंटू क्या हो जाएगा, एक्स ए लीजिए। और यही आपके लिए क्या हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं हेनरीज इक्वेशन। क्या नाम देते हैं इसी को, इसी को हम लोग कहते हैं हेनरीज इक्वेशन। तो ये आपके पास हेनरी का लॉ आया, जहां पे आप क्या देख रहे हो कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के, और सॉल्बिलिटी ऑफ गैस किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसी मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल। यानी कि आपका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर गैस का बढ़ेगा, और पार्शियल प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, बढ़ेगा, गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ेगी। जितना ज्यादा इस गैस का प्रेशर होगा वह गैस उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा आपके वाटर में, लिक्विड में। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही है आपका हेनरी लॉ। बहुत ही आसान सी बातें हैं ये, बहुत छोटी, बहुत आसान, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको हम जरा सा कुछ और भी बातें करते हैं, कुछ और भी चीजें आपको बताते हैं हेनरी लॉ के बारे में, फिर हम आगे फिर चलते रहेंगे धीरे धीरे। आइए हम आगे बात करते हैं। यानी कि मेरे पास क्या आया, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया सर P इज इक्वल टू कितना हो गया, के एच इंटू एक्स, यही वन। यहां पे P क्या है, P है आपका पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाब है किसी गैस का। X क्या हो गया, X उसी गैस का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। हमने पढ़ा है मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं। और KH क्या हो गया, KH हो गया आपका हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, कोई डाउट, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हो पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन और हेनरीज कांस्टेंट, इन सब को कंबाइन करके हमने क्या किया कि इक्वेशन लिया, और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, हेनरीज इक्वेशन, और इस लॉ को क्या कहते हैं हम लोग, हेनरीज लॉ कहते हैं। ये तो हमने लॉ की बात कर ली। अब जरा हम यूनिट ऑफ केएच पर बात कर ले, फिर हम आगे ही बात करेंगे। आप जरा देखें यूनिट ऑफ केएच, यूनिट ऑफ केएच, तो केएच कितना आएगा, केएच सर आ जाएगा P बाई एक्स, बोलो आएगा या नहीं, कितना आएगा, P बाई एक्स। अब हमको पता है कि ये जो x होता है ये तो यूनिटलेस होता है, ये क्या होता है, ये x तो है यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिटलेस, हमने बताया था आपको, याद कीजिए। तो ये तो यूनिटलेस है, यानी कि जो प्रेशर का यूनिट होगा वही KH का यूनिट होगा। तो आप कह सकते हो यूनिट ऑफ KH यूनिट ऑफ KH इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिट ऑफ प्रेशर। जो पार्शियल प्रेशर का यूनिट होगा वही KH का यूनिट होगा, चाहे वो पार्शियल प्रेशर एटीएम में हो तो KH भी एटीएम में होगा, पार्शियल प्रेशर बार में होगा तो KH भी किस में होगा, बार में होगा। पार्शियल प्रेशर अगर टॉर में होगा तो KH भी टॉर में होगा। ये किलो टॉर में तो ये भी टॉर में, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो यह भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। जिसमें आपका पार्शियल प्रेशर होगा उसमें ही KH का यूनिट होगा। तो दोनों KH की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, इक्वल होती है। जो प्रेशर का यूनिट वही KH का यूनिट। कोई डाउट, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। आइए, फिर भी कोई डाउट हो तो मैं बार बार कहता हूं, आप हमें कमेंट करें, हमें व्हाट्सएप करें, जो भी करना हो करें, बट कॉन्सेप्ट को सीख के रहें। जैसे भी हो सीखना है तो सीखना है भाई, हर हाल में सीखना है। चाहे डाउट को, कोई भी डाउट हो, छोटा छोटा डाउट हो, उसको छोड़ना नहीं है, उसको क्लियर करना है। बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी करते हैं, सर आपने यहाँ पर जो पढ़ाया वहां पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो मैं प्रयास करता हूं कि उन बच्चों का वो परेशानी मैं दूर कर दूं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं आगे। फिर अब हम KH को थोड़ा और बात करते हैं। वैल्यू ऑफ KH जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सोचना, सुनना जरा ध्यान से क्या बोलने जा रहे हैं।
केएच का जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, और उसका जो वैल्यू होता है वो टेम्परेचर के साथ ही बदलता है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के साथ भी बदलता है। मतलब अगर हम मान लीजिए किसी गैस को डिजोल्व करवा रहे हैं वाटर में एट टी डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए कि टी डिग्री सेल्सियस पर हमने क्या किया, एक गैस, मान लीजिए हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में लिक्विड है, मान लीजिए कोई लिक्विड है, और इसमें हम क्या करें, टी डिग्री सेल्सियस पर हम किसी एक गैस, मान लीजिए कोई मेरे पास गैस ए है, इसको डिजोल्व कराए, मेरे पास कोई गैस ए है, इसको हम इसको डिजोल्व करा रहे हैं। यहां पर मान लीजिए कि आपके पास केएच का जो वैल्यू आया वो मान लीजिए एक्स आया। ध्यान से सुनना मैं क्या करने जा रहा हूं। क्या हुआ, इस लिक्विड में हम गैस ए को डिजोल्व करा रहे हैं एट टेम्परेचर टी, तो केएच का वैल्यू मान लीजिए कुछ आया, कितना, मान लीजिए हमने कहा एक्स आया। अगेन फिर ये काम करते हैं, इस फिर एक लिक्विड लिए, अब मान लीजिए यहां पर जो लिक्विड था ये वाटर था, ये क्या था, वाटर था। अब यहां पर जो लिक्विड ले रहे हैं वो वाटर नहीं है, ये वाटर को छोड़ के कोई दूसरा लिक्विड है, और टेम्परेचर भी हम क्या किए, टी से घटा या बढ़ा कर क्या किए, टी डैश कर दिए। अब इस गैस को डिजोल्व कराना है, फिर से इसमें गैस ए ही है, यहां पर भी क्या है, गैस ए ही है मान लीजिए। अब केएच का वैल्यू कितना होगा, अब यह एक्स नहीं होगा, अब कुछ बदल जाएगा, मान लीजिए वाई हो जाएगा। और फिर तीसरी बात हम करते हैं कि फिर से हमने क्या किया, एक लिक्विड लिया, मान लीजिए वाटर ही लिया, फिर से हमने वाटर लिया, अब लेकिन गैस को बदल रहे हैं, इसमें हम गैस अब बी डाल दिए एट टेम्परेचर टी। तो टी टेम्परेचर पर अब हम चूंकि गैस को ही बदल दिए, तो फिर से अब केएच का जो वैल्यू होगा वो ना तो एक्स होगा ना ही वाई होगा, हो क्या जाएगा, मान लीजिए जेड हो जाएगा। दैट मीन्स कि आप क्या देख रहे हो कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है केएच का वैल्यू, नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड कर रहा है कि कौन सा गैस लिया गया, ए है, बी है, सी है, कुछ भी, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड कर रहा है, वाटर में कुछ और है, दूसरा सॉल्वेंट में कुछ और हो गया। तो यह केएच का जो वैल्यू है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता है। तो यहां पे कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, फिर मैं उससे एक ग्राफ लूंगा कि केएच का वैल्यू निकालते कैसे, आपको समझाने का प्रयास करूंगा केएच का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। आइए हम केएच पर बात करते हैं। देखिए केएच कितना हो जाएगा बताइए, तो मेरे पास था P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, तो केएच कितना हो जाएगा, P बाई एक्स, ये तो फॉर्मूला से। अब हम इसका वैल्यू निकालते कैसे, हम एक डाटा लिखने जा रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ के एच ऑफ डिफरेंट gas in water at मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस हम बात करें, हाँ 25 ले लीजिए, रूम टेम्परेचर बात कर लेते हैं, 22 या 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर जब डिफरेंट गैसेस, हम यहां पर लेते हैं वैल्यू ऑफ केएच लिखते हैं, यहां पर आपके पास गैस, यह देखना मैं क्या समझाने जा रहा हूं। जब हाइड्रोजन गैस लिया गया बाबू, तो ये अप्रोक्स 144 आया, ठीक है, सॉरी हीलियम गैस, जब हीलियम गैस लिया गया कितना आया, 144 आया। जब हाइड्रोजन गैस लिया गया तो देखा गया यह 75 के अप्रोक्स आ रहा है, और जब ऑक्सीजन गैस लिया गया तो देखा गया कि यह 35 आ रहा है। अब ये आपको क्या दिखा रहा है, हम अभी क्या बताएं, अब सोचिए अगर आप क्या करते हो, यही केएच का वैल्यू
अगर इसी हीलियम गैस के लिए वाटर को छोड़ के किसी दूसरे गैस का किसी दूसरे लिक्विड निकाला जाए तो हर हाल में वो 144 नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो 35 है वो 35 नहीं होने वाला है, वो चेंज हो जाएगा। या आप टेम्परेचर भी चेंज कर दोगे तब भी यह चेंज हो जाएगा। तो हम यहां पर कुछ बातें कहते हैं। पहली बात की द वैल्यू ऑफ KH, द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन किस पर। तो पहला हम बताए किस पर डिपेंड करेगा, यह पहला तो आपका करेगा यह टेम्परेचर पर डिपेंड। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा बाबू, दूसरा करेगा यह नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, गैस का नेचर कैसा है। और तीसरा जो डिपेंड करेगा यह वो क्या, कौन सी बात होगी, तो तीसरा जो बात होगी, तीसरी बात वो क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये तीनों पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। अब ये वैल्यूज निकालेंगे कैसे, ये तो एक्सपेरिमेंटल है, आपके सामने में रख दिया हमने। अब निकालेंगे कैसे देखते हैं उसको भी। अच्छा यहां से एक बात और गौर कीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपके पास डाटा है, ये जो आपके पास हमने डाटा दिया, ये जो डाटा है आपके पास, इस डाटा के हेल्प से आप मुझे ये बताइए कौन सा गैस ज्यादा डिजोल्व होगा वाटर में। क्या हीलियम गैस सबसे ज्यादा डिजोल्व होगा या ऑक्सीजन गैस सबसे ज्यादा डिजोल्व होगा। तो आप जरा देखो तो जरा ध्यान से, आप क्या देखोगे कि सर KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन उतना ही कम होगा। अब मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा कम होगा उतना सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, उसका कम हो जाएगा। यानी कि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात VVI, वो क्या कि अगर आपका KH का वैल्यू बढ़ता है, KH का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन घट जाएगा। KH का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, तो आपका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यह घट जाएगा। और मोल फ्रैक्शन घट जाएगा तो होगा क्या इससे, देन जो आपकी सॉल्युबिलिटी होगी गैस की इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी जो होगी वह भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि KH का वैल्यू जिसका जितना ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, और जिसका KH कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। कह सकते हो यहां से क्या क्या कह सकते हो कि सर इसका मतलब है कि हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वाटर में सबसे कम होगी। यानी कि यह ऑलमोस्ट क्या होता है, यह ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है, अविलय होता है। हीलियम गैस क्या होता है वाटर में, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है, वो विलय नहीं हो पाता, नहीं घुल पाता है वाटर में इन जनरली। हाइड्रोजन जो होगा ये सॉल्युबल तो होगा, इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सॉल्युबल होगा। और इन तीनों में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, आपका ऑक्सीजन, हाईली सॉल्युबल। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, KH का वैल्यू बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन घटेगा, और मोल फ्रैक्शन घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब इसलिए हम जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है लेकिन हीलियम लगभग नहीं होता है। वो यही कारण है क्योंकि हीलियम के लिए KH का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, और KH जिसका ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो ये हम बात की है KH पर। अब हम ग्राफिकली समझते हैं इसको कि KH का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, फिर हम और भी कुछ कुछ बातें करेंगे। चलिए यहां तक में छोटा छोटा बहुत ध्यान से देखना है इस वीडियो को, इस लेक्चर को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके IIT एग्जाम के लिए, आपके रीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे, फिर मैं और भी बातें करता हूं। आइए अब मैं इसको ग्राफ से समझता हूं। चलिए हम एक बात करते हैं, एक ग्राफ ले लेता हूं मैं। इधर है आपके पास
चलिए हम इधर लेते हैं के एच, या हाँ के एच लेते हैं, या चलिए सॉल्युबिलिटी देखते हैं। सॉल्युबिलिटी गैस तो मुझे निकालना ही है, तो सॉल्युबिलिटी ही ले लेते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। और इधर क्या है आपका मोल फ्रैक्शन है एक्स, मोल फ्रैक्शन। तो यह ग्राफ कैसा आने वाला है, अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ता है सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरे पास इक्वेशन ही है। नहीं तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हेनरी ने कहा। तो इसका मतलब यह ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, जहां पे हर पॉइंट पे, यहां पर किसी गैस का होगा, यहां किसी और दूसरे गैस का, यहां किसी और गैस का, यहां किसी और गैस का, डिफरेंट डिफरेंट गैस का हो सकता है। नहीं, यहां पर सबसे कम मोल फ्रैक्शन किसका होगा आपका, अगर हम ऑक्सीजन हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यहां पर आपका हीलियम हो सकता है, यहां पर आपका हाइड्रोजन गैस हो सकता है, यहां पर आपका ऑक्सीजन गैस हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब केएच निकालेंगे कैसे, तो जो स्लोप आने वाला, क्योंकि यह y इक्वल टू mx वाला ग्राफ है, तो y इक्वल टू mx वाला ग्राफ है, तो m का वैल्यू देगा कौन, ये स्लोप। तो ये स्लोप क्या होता है, यही आपको स्लोप जो है क्या देने वाला है, ये आपको जो स्लोप देगा। तो स्लोप क्या होता है बाबू, स्लोप तो होता है टेन थीटा, याद करो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। और यही क्या देगा आपको, KH का वैल्यू देगा। तो आप स्लोप निकाल करके क्या कर सकते हो, KH का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है, स्लोप कैलकुलेट कर लो और स्लोप कैलकुलेट करके आप क्या कर सकते हो, KH का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था आपका हेनरीज लॉ का, यहां से आप KH का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो ग्राफ के हेल्प से। अब मैं कुछ और बातें करता हूं हेनरीज लॉ के बारे में। अब हेनरीज लॉ हमने पढ़ा, अब इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन क्या है हेनरीज लॉ का। आइए, ये तो सॉल्युबिलिटी पे बात की है हम, केएच का बात की है हम कि केएच कैसे वेरी करेगा, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, केएच का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा तो सॉल्युबिलिटी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी बातें हमने की। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और भी अलग हट करके, हम बात करते हैं कि हेनरीज लॉ का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, हम हेनरीज लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, रियल लाइफ में। तो हम यहां बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो ये है कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, याद कीजिए आप कोका कोला पीते हो, पेप्सी पीते हो, तो उसमें सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है कि हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पर CO2 गैस भरा जाता है। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर पर भरेंगे तो CO2 गैस उसमें डिजोल्व नहीं होगा। और आपको याद होगा, आप जैसे ही प्रेशर हटाते हो CO2 गैस वहां से क्या होता है, बाहर हो जाता है, निकलता है। आप ढक्कन हटाए, गैस एक बाहर निकलती है, वो गैस कौन सी होती है, वो CO2 गैस होती है। तो वो हमारे दैनिक जीवन में तो कहते हैं इन सॉफ्ट ड्रिंक्स CO2 gas can dissolve at high pressure। यह पहला एप्लीकेशन। इससे होगा क्या, तो इससे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब क्या, तो आप कह सकते हो सो मोर अमाउंट ऑफ CO2 gas dissolved in liquid। कोई डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है, दूसरा आप याद कीजिए या ध्यान में लिखिए, या आप जानते होंगे बचपन से ही कई बार सुने होंगे आप, जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं
हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचे ऊंचे पर्वत पर, जो पर्वतारोही वगैरह होते हैं, ज्यादा ऊंचे स्थान पर आप जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो प्रेशर जब कम हो जाता है तो एनोक्सिया फील होने लगता है हमें। हमारे ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो उसी जो कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। तो यह हेनरीज लॉ के कारण ही होता है। मतलब हेनरीज लॉ वहां से हम समझ सकते हैं कि अगर वहां पर किसी तरह से प्रेशर बढ़ा दिया जाए, इसलिए हम वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं ताकि हम प्रेशर को मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप लिख सकते हो एट हाई एल्टीट्यूड, इसको रब कर देते हैं, दूसरा जो होने वाला क्या होने वाला, तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर आप गए तो वहां पर प्रेशर कम हो गया और क्या होता है, आपके नाक से ब्लडिंग होना शुरू हो सकता है, एनोक्सिया आपको फील हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो अब दूसरा जो एप्लीकेशन वो क्या है, तो लिखते हैं एट हाई एल्टीट्यूड altitude due to decrease in pressure क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो हर हाल में गैस का यानी कि ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आप कह सकते हो एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर क्या होता है, पीपल feel difficult breathing। so या लिख लीजिए, सो की जगह पर लिख लीजिए, this condition is known as एनोक्सिया। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। और इसी कंडीशन से निकलने के लिए क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं। सो पीपल यूज ऑक्सीजन सिलेंडर। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि हाई एल्टीट्यूड पर जाने के बाद क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, ब्रीथिंग में, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। प्रेशर दबाव घटता है, वायुमंडलीय दबाव, तो क्या होता है, तो उससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। और इसी कंडीशन से उबरने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं। ठीक है, और लास्ट और तीसरा जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखिए। ये हमारा लास्ट होगा एप्लीकेशन, और ये हमारा हेनरी लॉ का भी लास्ट बात हम करने जा रहे हैं। फिर हम लोग आगे कुछ और बातें करेंगे, बट अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तीसरा जो है, वो तीसरा क्या है, तो याद कीजिए आपके पास स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं। स्क्यूबा डाइवर्स का मतलब है गोताखोर, समुद्र के में गहराई तक चले जाते हैं समुद्र में। तो जो गोताखोर होते हैं उनमें भी क्या होता है, वो स्कूबा डाइवर्स यूज हीलियम मिक्स्ड ऑक्सीजन सिलेंडर। आप कहोगे सर कि यहां पर हीलियम मिक्स्ड ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या काम था, ऑक्सीजन सिलेंडर तो आपने कहा। अब सोचो फिर से, अब उल्टा सोचो, हम जितनी ऊंचाई पर गए प्रेशर उतना कम हो गया, जितनी गहराई में जाएंगे प्रेशर उतना बढ़ जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा गहराई में चले जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर दबाव बढ़ गया।
मतलब दबाव अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब उतना ज्यादा हमारे ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होगा, घुलेगा। अब घुल गया तो दिक्कत नहीं है, उससे जो परेशानी होने वाली है वो तो होगी। बात होती है कब, जब हम बाहर निकल जाते हैं। घुल गया, अब हम बाहर निकले वहां पर प्रेशर ज्यादा था, बाहर आए प्रेशर फिर नॉर्मल हो गया। लेकिन जो हमारे ब्लड में घुल चुका है ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस, वो तो बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो प्रेशर जैसे ही फिर ऊपर बाहर निकल कम होगा, वो क्या होगा, ब्लड से क्या होगा, बाहर आना शुरू करेगा, कैपिलरीज के थ्रू बाहर होना शुरू हो जाएगी, बुलबुला निकलेगा। तो वो एक मेडिकल टर्म हो जाएगा हमारे लिए, अलग से एक मेडिकल डिफिकल्टीज उत्पन्न हो जाएगी हमारे लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पर हीलियम गैस को मिक्स कर देते, ताकि वो जो प्रेशर है उसको वो क्या कर सके, मेंटेन कर सके। इसलिए हीलियम गैस उस सिलेंडर में मिक्स किया जाता है जो गोताखोर होते हैं उसके सिलेंडर में। अगर हीलियम गैस को मिक्स नहीं किया जाएगा तो उस प्रेशर को हैंडल नहीं किया जा सकता है, और वैसे कंडीशन में इंसान की मौत भी हो सकती है बाहर आने पर। अंदर में नहीं मौत होगी, बाहर आने पर मौत हो सकती है। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास इंटायर हमने क्या किया, हेनरीज लॉ को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आई थिंक मैंने अच्छा से किया। अब आप इसको देखिए, सोचिए, फिर हम आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।